My name is Ankit Kumar and today we will discuss Alternative Future 4. So इसमें हम बात करेंगे from cold-blooded agriculture to enlightened agriculture. How agriculture is good for us and how we are living this agriculture. So my dear friends, mainstay of any civilization has been is agriculture. अगर किसी भी civilization का जो बेस है, जो उसका फाउंडेशन है वो एग्रीकल्चर, उसी के दम पे जो है सिविलाइजेशन जो है टिका हुआ रहता है. अगर एग्रीकल्चर नष्ट हो गया तो खाना कहाँ से मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो लोग ही नहीं रहेंगे, लोग नहीं रहेंगे तो सिविलाइजेशन का क्या फ़ायदा, तो है ना. तो एग्रीकल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट थ्राइव्स एंड सर्वाइव्स ऑन एग्रीकल्चर बिकॉज फूड इज ऑल दैट मैटर्स. उसके अलावा भी दो अदर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे जीवन के लिए, वो है वाटर एंड एयर, और वो भी फ्री में. लेकिन इंडस्ट्रीज़ जो है वो आर्टिफिशियल है, और ये जो है इंसान का सबसे जो एनर्जी है, जो वाइटलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स नेचर है, उसको सैप करता है, उसको ख़त्म करता है, कहीं ना कहीं चूस रहा है उसको, नेचर को और ह्यूमन बींग्स को, दोनों के जो वाइटलिटी है, दोनों का जो इम्पोर्टेंस है, उसको ख़त्म कर रहा है इंडस्ट्रीज. ये रिसोर्स को डैमेज कर रहे हैं, ह्यूमन को डैमेज कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं, नेचर को डैमेज कर रहे हैं. शॉर्ट रन ड्रामा है, कुछ समय के लिए टिकेगा एंड ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला. कोई भी इंडस्ट्रियल ले लीजिए, कोल इंडस्ट्री ले लीजिए, ऑयल इंडस्ट्री ले लीजिए, ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है. नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स विल सी द सैड एंडिंग ऑफ दिस ड्रामा व्हेन द कर्टेन ऑफ रियलिटी इज फॉल्स ओवर इट. तो ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा. मॉडर्न इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर इज अ फॉर्म ऑफ मोलेस्टिंग अर्थ. आज का जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर है वो क्या है? मॉलेस्टिंग अर्थ. अर्थ को मॉलेस्ट कर रहा है, परेशान कर रहा है अर्थ को, है ना, डिस्टर्ब कर रहा है अर्थ को. ह्यूमैनिटी इज सेट टू पे अ बिग प्राइस फॉर दिस क्राइम. और इंसान को इसका बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ रहा है. देख रहे हैं यहाँ फार्मर सुसाइड हो रहा है एग्रीकल्चर के कारण. एग्रीकल्चर में लोग नहीं ज़्यादा बढ़ पा रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, तो फार्मर सुसाइड हो रहा है. खेत में जो है भोजन में कितना दिक्कत हो रहा है लोगों को, है ना. तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए होता है कि प्रॉफिट किया जा सके, प्रॉफिट बिजनेस बना दिया गया उसको, और बिजनेस के रूप में उसको यूज किया जा रहा है, इसलिए दिक्कत हो रहा है. Unscrupulous profit crazy corporations are taking over small farms. These corporations have only one relationship with earth, that of exploitation and profiteering. तो पृथ्वी से जो ये इंडस्ट्रियल मैन है, ये लोगों को पृथ्वी से केवल दो ही चीज़ मतलब है, उसको एक्सप्लॉइट करना है और उससे पैसा कमाना है. All this can not last forever. We are taking food for granted. We are taking God's nature for granted. It's not going to work. Something has to change and something will change, whether you like it or not. Agriculture is still the occupation of almost 50% of the world's population, but the number vary from less than 3% in industrialized countries to over 60% in third world countries. तो 50% लोग जो है वो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, और 3% जो है इंडस्ट्रियलाइज कंट्री में कमी आया है, और 60% थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में एग्रीकल्चर में लोग लगे हुए हैं. फिर आता है लीगेसी ऑफ डेवलपमेंट. इसमें बताया गया है कि कुछ प्राचीन सोसाइटीज़ है, कुछ प्राचीन सभ्यता, कुछ प्राचीन सोसाइटीज़ हैं, वो बिलीव करता है कि लैंड जो है उनका नहीं है, और उनको जो है इसको दूसरे को जो है एंसेस्टर से, ये एंसेस्टर से चलता हुआ है. ज़मीन जो है मेरे दादा ने दिया, मेरे पापा ने दिया, और उसको मुझे पास ऑन करना है, दूसरे को देना है, आगे आने वाले पीढ़ी को देना है. तो लेकिन क्या हम जो है लैंड, ऐसे लैंड देंगे जो लैंड हमने पूरी तरह से वेस्ट मटेरियल बना दिया है. इतना फर्टिलाइज़र छींटते हैं ज़मीन में, इतना, उसके बाद फिर हम इतना सारा टावर वगैरह डाल दिए, बिजली का खंभा वगैरह डाल दिए हैं, तो ज़मीन का क्वालिटी कितना ख़राब हो चुका है. और ऐसे ज़मीन को हम देंगे दूसरों को, है ना, एग्रीकल्चर करने के लिए. क्या हम भी ऐसा करेंगे? तो हम देखेंगे कि कोई भी ट्रेडिशनल फार्मर को अगर ले लें हम, तो देखेंगे कि वो अपने घर में जी रहा है, एक अपनी वाइफ के साथ, अपनी बच्चों के साथ रहता है, सिंपल लाइफ में जीता है. घर जो होता है झोपड़ी और मट्टी का बना हुआ रहता है ना. कुछ गाय हुआ है और कुछ ज़मीन होता है, कितना अच्छा जीवन जीता है. ही मे नेवर हैव गॉन बियॉन्ड 2 और 3 विलेजेज. मान लेते हैं कि वो 2 या 3 गाँव से ज़्यादा घुमा नहीं हो जीवन में अपने, लेकिन वो फिर भी खुश रहता है. He lives to reap old age. वो जिंदा रहता है ताकि वो बुढ़ापा भी देख सके. Doesn't get many diseases. और बहुत ज़्यादा
बीमारी भी उसको नहीं होता है। अब देखिए कोई सिंपल आदमी को बहुत ज़्यादा बीमारी नहीं होता है उसको। वर्क्स ऑनेस्टली इन द फील्ड्स, वो ईमानदारी से काम करता है। हैज इनफ मिल्क एंड ग्रेन्स टू ईट, और उसके बाद दूध और अनाज की मात्राएं हमेशा इतना होता है, भरपूर होता है, वो भरपूर खाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। विथ हिज एक्स्ट्रा प्रोड्यूस बियॉन्ड वाट ही नीड्स टू मेंटेन हिज फैमिली ही मे ट्रेड फॉर क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड अदर आइटम्स। दो जो अगर उसका जो अनाज है वो अगर एक्स्ट्रा हो जाता है या दूध जो है एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसको वो ट्रेड के लिए यूज कर सकता है, बिजनेस के लिए यूज कर सकता है, बेच सकता है, उसको बेच के भी वो अलग दूसरे आइटम्स खरीद सकता है ना। इन अदर वर्ड्स ही लिव्स अ वेरी सिंपल लाइफ, बहुत ही साधारण जीवन जीता है। एंड ही हैज सफिशिएंट टाइम इन हैंड टू कल्टिवेट आर्ट, कल्चर एंड टू नर्चर ट्रेडिशन इन अ क्राइम एंड स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट। इसके अलावा उसके पास समय होता है खेती के और गाछ के बला को अगर हटा दे तो उसके पास समय होता है कि वो आर्ट को कल्टीवेट कर सके, कल्चर को कल्टीवेट कर सके, नेचर ट्रेडिशन को कल्टीवेट कर सके इन अ क्राइम एंड फ्री स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट। ठीक है, क्राइम और स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट से दूर रह के। नाउ दिस बैकवर्ड एंड अनडेवलप्ड कम्युनिटी, जो कि आज के लोग मानते हैं कि ये बैकवर्ड एंड अनडेवलप्ड हैं, needs to be developed, and so science and technology needs to be introduced in their lives. Soon they will be developed lot with pollution, crime, stress, lifestyle disease, family breakdown, drugs, violence, prostitution and financial meltdown. This is what we are doing in the name of progress and development. तो प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, विकास के नाम पे हम ये कर रहे हैं। उसके बाद आता है दूसरा टॉपिक है सबसिस्टेंस ऑफ फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, अ हिस्ट्री। फ्रॉम अर्ली टाइम्स पीपल क्रिएटेड इंजीनियस सिस्टम्स ऑफ प्लगिंग, है ना, सीडिंग, इरिगेशन एंड हार्वेस्टिंग। मतलब गांव में जो लोग रहते थे वो अपना देसी तरीका से इस्तेमाल करते थे, जैसे गाय बैल को यूज करते थे खेती में, है ना। फॉर एग्जाम्पल इन द मिडिल ईस्ट की बात करें, अमेरिकन साउथ वेस्ट एंड मैक्सिको, द नाइल वैली एंड साउथ एशिया, वी फाइंड डिस्टिंक्ट एग्रीकल्चरल सिस्टम्स suited to local conditions. Subsistence farming basically means farming for the purpose of self survival, whereas commercial farming means growing crops primarily for trade. तो जब subsistence farming commercial farming बन गया, उसका इतिहास हम देख रहे हैं। तो कैसे जो है subsistence farming commercial farming बना, इसके बारे में हम जान रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लिए कि subsistence farming होता है क्या है और commercial farming होता है। बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब होता है कि अपने लिए खेती कर रहे हैं, अपने जीवन के लिए, जबकि कमर्शियल फार्मिंग होता है कि हम बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए कर रहे हैं। तो ये कैसे हुआ, ये कैसे जो है सबसिस्टेंस फार्मिंग कमर्शियल फार्मिंग बना, इसका हिस्ट्री है वो देख रहे हैं। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर, जो आज का एग्रीकल्चर है, कमर्शियल एग्रीकल्चर, फाइंड्स इट्स रूट्स इन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन दैट स्टार्टेड इन 18th एंड 19th सेंचुरी इन यूरोप में 18वीं और 19वीं शताब्दी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, उसका ही देन है ये एग्रीकल्चर। दिस वाज द बिगनिंग ऑफ डिमाइस ऑफ लोकल एंड सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चर। तो ये जो है इस समय से जो पुराना एग्रीकल्चर सिस्टम था वो ख़त्म होने लगा और नया एग्रीकल्चर सिस्टम आने लगा। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन गेव राइज टू मार्केट इकोनॉमी विच सेट इन मोशन अ प्रोसेस दैट इज इवन नाउ डिस्ट्रॉइंग ट्रेडिशनल विलेज इकोनॉमीज एंड द इन्वायरमेंट। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है वो मार्केट इकोनॉमी को जन्म दिया और ट्रेडिशनल विलेज इकोनॉमीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, इन्वायरमेंट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। In village communities, many areas of medieval Europe, land was managed in ways that were not very destructive to the environment. Out of numerous such healthy practices, one was three-field system, wherein the peasants divided their farmland into three fields, one for winter crops, one for summer crops, and one to remain fallow. The use of the fields was rotated each year. A second part of the system, in order to prevent soil exhaustion, was to use different crops that took different nutrients from the soil. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे पहले जो प्राचीन फार्मिंग सिस्टम था, एग्रीकल्चर सिस्टम था, उसमें क्या होता था कि एक ज़मीन को 3 भाग में बांट दिए। पहला भाग में विंटर क्रॉप्स उगाएंगे, दूसरे भाग में समर क्रॉप्स उगाएंगे और तीसरा भाग जो है वो खाली रहेगा कुछ और काम के लिए, है ना। Winter crop typically would consist of winter wheat or rye, and spring crop would be either spring wheat or legumes. The great variety of crops provided people with more balanced diet. तो variety of crops हमें मिलता था पहले, और
इससे बैलेंस डाइट होता था, है ना। अलग अलग प्रकार के भोजन खाने से भी बैलेंस डाइट होता है, अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिलता है। ऑल्सो एन एडवांटेज ऑफ लेग्यूम्स इज दैट दे टेक नाइट्रोजन आउट ऑफ देयर एयर rather than the soil and when buried actually replenish the soil with nitrogen. The Roman referred to this as a green manuring. तो लेग्यूम्स, दाल का जो खेती होता था, स्प्रिंग दाल में क्या होता था कि नाइट्रोजन लेता था एयर से और सॉइल से नहीं लेता था, है ना। सॉइल से नाइट्रोजन लेने के बजाय एयर से नाइट्रोजन लिया और क्या कर रहा था कि वो सॉइल में नाइट्रोजन रिप्लेनिश कर देता था, डाल देता था अलग से। इसको बोलते थे ग्रीन मैन्यूरिंग। रोमन्स इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन मैन्यूरिंग। पास्चर्स, फॉरेस्ट एंड वाटर रिसोर्सेज वेर हेल्ड इन कॉमन, देयर यूज वाज केयरफुली रेगुलेटेड बाय विलेज काउंसिल्स, ठीक है। लेकिन इट वॉज ऑल सेट टू चेंज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स। जब से कैश क्रॉप्स आने लगा, मतलब ट्रेडिंग बढ़ गया, वैसे वैसे जो है इसका खात्मा होने लगा, ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग खत्म होने लगा, कमर्शियल फार्मिंग शुरू हो गया। इंडियन कम्युनिटीज विद लिटिल एक्सेस टू मार्केट्स हैड प्रैक्टिसेस ट्रेडिशनल कल्चर दैट एमेड टू फीड, क्लोथ एंड रिप्रोड्यूस द फैमिली। दिस फॉर्म ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग वाज फार मोर इकोलॉजिकली सेंसिटिव देन फार्मिंग फॉर द मार्केट वुड लेटर बी। तो बहुत ही सेंसिटिव था ये इन्वायरमेंट के प्रति, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था, इकोलॉजिकली सेंसिटिव था। आफ्टर क्लियरिंग फॉरेस्ट ट्रीज बाय कटिंग और बर्निंग, फार्मर्स यूज्ड स्मॉल लॉट्स ऑफ क्रॉप फॉर जस्ट अ फ्यू ईयर्स, रोटेटिंग कॉर्न, बीन्स, स्क्वैश बिटवीन द फील्ड्स। तो जंगल को ख़त्म करने से क्या हुआ, कटिंग और बर्निंग करने से, फार्मर्स यूज स्मॉल लॉट्स फॉर क्रॉप्स फॉर जस्ट अ फ्यू ईयर्स, रोटेटिंग कॉर्न, बीन्स एंड स्क्वैश बिटवीन 3 fields. Those fields that then lay fallow or surveyed, a new lot was cleared for the growing of crops. Such methods worked effectively to preserve soil nutrients. तो ये मेथड को है soil nutrients को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता था। सिंगल क्रॉप फील्ड्स वर मोर वल्नरेबल टू पेस्ट, इंक्लूड इंसेक्ट्स, स्क्विरल्स एंड काउज, है ना। सिंगल क्रॉप फील्ड भी होता था जो कि मोर वल्नरेबल टू पेस्ट इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स, स्क्विरल्स एंड डिफोरेस्टेशन अल्टर द क्लाइमेट रिजल्टिंग इन कोल्डर स्प्रिंग्स, वार्मर समर्स एंड अर्लियर फ्रॉस्ट। के क्लाइमेट चेंज में डिफोरेस्टेशन बहुत बड़ा जो है रोल प्ले कर रहा था। Planters, slaves and small farmers all suffered from changes in the disease environment. As the Aedes mosquitoes found breeding grounds in new ditches and reservoirs, populous towns endured epidemics of yellow fever and malaria. तो क्लाइमेट चेंज से क्या होता है कि मच्छर भी जो है वो डिजीज़ बढ़ते हैं, मच्छर वगैरह भी आते हैं, नए नए ब्रीडिंग होता है उनका। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड कैनाल्स दैट प्रोवाइड बैक कंट्री ईजियर एक्सेस टू मार्केट्स। तो कंस्ट्रक्शन होने लगा रोड का, ट्रेडिंग करना है तो अब तो रोड चाहिए मार्केट जाने के लिए, तो रोड बनने लगा, कैनाल्स बनने लगा। ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केट रिवोल्यूशन अल्टर द एनवायरनमेंट इन 2 kinds of ways। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केट रिवोल्यूशन आने से क्या हुआ, 2 प्रकार का चेंज आया इन्वायरमेंट में। क्या आया, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस इंक्लूडेड डिसरप्शंस टू द फ्रेगाइल इकोसिस्टम्स ऑफ रिवर्स एंड लेक्स by canal and dam construction and the burning of vast quantities of firewood aboard a new steamboats। तो क्या हुआ कि रिवर और जो रिवर थे, जो लेक्स थे, उनमें कैनाल और डैम बनने लगा जो कि अननेचुरल था, और लकड़ियों को जलाने जाया लगा। रोड बनाना है तो लकड़ी, फॉरेस्ट को जलाना पड़ेगा, है ना, पेड़ पौधे काटने लगे, काटा जा रहा था। इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस वेयर perhaps more profound. New forms of transportation helped create new regions and economic zones। तो ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है तो न्यू रीजन और इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट करना है, तो उसके लिए फिर पेड़ पौधे तो कटेंगे ही। इम्पैक्ट ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर एंड यूरोपियन इकोलॉजी वाज प्रोफाउंड, ठीक है। इनहैबिटेंट्स केम टू परसीव ऑफ देयर फिजिकल सराउंडिंग्स इन बेसिकली कैपिटलिस्ट टर्म्स। Natural resources increasingly were viewed as a commodities, articles of value capable of being exchanged for the goods or money। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे किस प्रकार से जो है सबसिस्टेंस फार्मिंग से धीरे धीरे जो है कमर्शियल फार्मिंग की तरफ जो है शिफ्ट आ रहा है ना। डिफोरेस्टेशन होने लगा, पानी नदियों में डैम्स बनने लगा, जो कि पूरी तरह से बहुत नुकसान हुआ इससे। इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस वैरिड अकॉर्डिंग टू रीजन, एवरी कॉलोनी टच्ड बाय द
ग्रोइंग कमर्शलाइजेशन सफर्ड डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन आ गया, कमर्शियल एग्रीकल्चर आने से क्या क्या नुकसान हुआ, सफर्ड डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन हुआ एपिडेमिक्स आया, बीमारियों का बौछार लग गया, सॉइल एग्जॉशन, सॉइल जो मिट्टी है उसका भी खराब होने लगा, डिक्रीजिंग नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स बढ़ने लगे और डिक्रीज करने लगे, सॉरी, क्योंकि पहले जंगल था लेकिन जब जंगल खत्म होने लगा तो वाइल्ड एनिमल्स जाएंगे कहाँ, मरने लगे वो सब। मार्केट फोर्सेस वुड कंटिन्यू टू ट्रांसफॉर्म द यूरोपियन एनवायरनमेंट, द ट्रीज वेर कट to expanded farmland and pasture and to supply fuel and raw materials for factories. ट्री पेड़ को काटा गया ताकि फार्मलैंड बढ़ाया जा सके, खेती का ज़मीन, और फ्यूल और रॉ मटेरियल्स के लिए फैक्ट्री में भेजाने लगा, है ना। तो इस तरह से इकोलॉजिकली बहुत डैमेज हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं और इससे बहुत डैमेज हुआ। उसके बाद आता है बिगनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर का बिगनिंग, ये नया टॉपिक है। इसके तो इसमें क्या है, लाइक एनी मोनोकल्चर एन एग्रीकल्चर सिस्टम बेस्ड डोमिनेटेड बाय सिंगल क्रॉप फील्ड्स promoted the development of soil toxins and rapid multiplication of parasites. With access to better transportation, farmers began to participate in the market economy in new ways. Beyond raising cash crops, the landscape could not long sustain. Eventual ecological decline of farms helped set the stage for early industrialization, which in turn created new environmental challenges. As farms faltered, many landless sons and daughters turned to wage labor in new factories, including textile mills and sawmills. This new source of cheap labor, combined with the introduction of the power loom, fuel and explosive textile industries, sawmills also expanded, depleting forest. Construction of dams for the new industries altered the ecology of rivers, in which fish, including salmon, were blocked from upstream spawning grounds. By the late 18th century, the signs of modern industrial pollution were already evident, as a textile mill turned to steam power, burning coal, smoke blackened the skies और fast growing cities. तो इकोलॉजी पूरी तरह से डैमेज हो रहा है, रिवर डैमेज हो रहा है, लैंड डैमेज हो रहा है, फॉरेस्ट डैमेज हो गया, लोग जो हैं, जो फार्मर्स थे वो उनका जो है धीरे धीरे उनका जो खेती है वो ख़त्म होने लगा, तो वो वेज लेबर बन के फैक्ट्री में काम करने लगे, शहर में प्लान कर गए और शहरों की तरफ प्लान करके शहरों में जो बड़े बड़े फैक्ट्री खुल रहे थे, कारखाने खुल रहे थे, वहाँ पे जाके काम करने लगे। 18वीं सेंचुरी में, ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, इंग्लैंड फेसेड विद शॉर्टेज ऑफ वुड, इंग्लैंड में क्या हुआ, लकड़ी का ही कमी हो गया और उसने कोल को एनर्जी सोर्स बना दिया इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि लकड़ी को यूज किया था जलाने के लिए, लेकिन अब उसको कोल को जलाने लगा, कोल यूज करने लगा। तो जितना भी इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर है वो पूरी तरह से जो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को सोर्स बना दिया, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है ना, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, टीन, मरकरी, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इसको रिफाइन करना, प्रोसेस करना, ये फॉरेस्ट को पूरी तरह से डिप्लीट करना, डिस्ट्रॉय करना। तो अनइको फ्रेंडली science based civilizational model that originated a few centuries ago in Europe would eventually spread all over the world in form of American dream and threaten the very existence of life on this planet. We can clearly see this happening now. तो हम अभी देख सकते हैं कि किस प्रकार से अमेरिका का देखा देखी पूरा दुनिया कर रहा है और किस प्रकार से ये अनइको फ्रेंडली साइंस बेस्ड सिविलाइजेशन जो है ये पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी में फैल रहा है। उसके बाद आता है टॉपिक हिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स का इतिहास, केमिकल फर्टिलाइजर्स आया कब, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स कब आया, तो इसमें बताया गया है कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर कैन बी ट्रेसेड टू द थ्योरीज ऑफ 19th century German chemist Baron Justus von Liebig, who in 1840 published an essay entitled Chemistry in its application to agriculture and physiology. His idea was that when a living plant is incinerated and all its organic matter destroyed, the mineral salts remaining in the ashes will contain all that is required for its growth, basically potash, nitrates and phosphates. Other scientists and agriculturists concluded that simply adding these chemicals, the soil would maintain its fertility. तो ये इनका मानना था कि सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए जो है ये केमिकल्स हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जो है इससे
नुकसान ज़्यादा हुआ, अच्छा इससे ज़्यादा नुकसान हुआ, क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इससे। लाइबर्ग के एक्सपेरिमेंट से क्रॉप्स को नुकसान ही हुआ फ़ायदा होने के बजाय। रिसर्चर रिपोर्ट, एक रिसर्च किया गया, उसमें रिपोर्ट किया गया दैट एवरी मंथ फॉर 1 year ही हैड मॉनिटर्ड 2 identical soils, one to which only fermented compost had been added and one to which an organic mixture rich in phosphorus has been added। मतलब एक कंपोस्ट बनाया गया जिसमें एक ऑर्गेनिक मैटर का, ऑर्गेनिक मैन्योर का था, ऑर्गेनिक मैटर था उसमें केवल मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे, कोई केमिकल नहीं था। और दूसरा में बनाया गया उसमें खाली फॉस्फोरस डाला गया, ऐसा डाला गया, और जो 1 साल तक एक्सपेरिमेंट किया गया उसको प्लांट के ऊपर छीटा गया, तो पाया गया कि जो he 1/3 more phosphorus than the second sample, the one to which phosphorus had originally been added. The soil itself can produce phosphorus without any external supply of this mineral। ठीक है, तो जिसमें जो ये जो बोल रहे थे केमिकल्स के बारे में, तो बताया गया कि जो फर्मेंटेड कंपोस्ट डाला गया तो उससे जो फॉस्फोरस है उसमें 1/3 फॉस्फोरस और एक्स्ट्रा ऐड हो गया जिसमें नहीं था, और जिसमें डाला गया था उसमें उतना ही रहा। ओके, प्लांट्स यहाँ पे एक काम और करते हैं कि प्लांट्स जो है कि न्यूट्रिएंट्स को, एक न्यूट्रिएंट को दूसरे न्यूट्रिएंट में बदलते थे। जैसे यहाँ पे देखिए, आफ्टर ऑल केमिस्ट हैव लर्न दैट इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट न्यू एलिमेंट्स और ट्रांसफॉर्म वन एलिमेंट टू अनदर, दैट इज टू अल्टर एन एलिमेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर simply by chemical reaction। At the same time, many scientists still believe that all reactions occurring in nature are in fact simply chemical, or in other words that life comes from chemicals। The fact is life generates chemicals and not vice versa। This conclusion was proven in another experiment by chemist Albert von Hergely, who demonstrated that seeds sprouted in distilled water with nothing added but air increased their content of elements like sulfur, calcium and magnesium। तो सीड्स, जिसमें सीड्स को पानी में रखा गया डिस्टिल्ड वाटर में, और कुछ भी नहीं ऐड किया गया, कोई केमिकल नहीं, बस एयर था। तो हम जब, लेकिन बाद जब थोड़ी देर बाद क्या पाया गया कि सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है प्लांट के अंदर बढ़ गया है वो मात्रा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर होल्ड्स दैट दिस इज इम्पॉसिबल। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट प्लांट्स कैन कंटिन्यूअसली क्रिएट मैटर एज वेल एज एब्जॉर्ब मैटर फ्रॉम सॉइल, वाटर एंड एयर। Von Hergely claimed that plants could also transmute or change one element into another, such as phosphorus into sulfur and so on। So plant can produce, so life produces chemicals, not chemical produces life. This is nonsense। Agricultural chemicals left over war explosive। इसमें क्या बताया गया है कि जो वार हुआ, वार होने के बाद जो है बहुत सारे वार एक्सप्लोसिव थे, वो ज़्यादातर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का बना हुआ था, और वो बहुत सारे ज़मीन पे गिरे, जिसकी वजह से कितना नुकसान हुआ सॉइल को, है ना। न्यू सीड्स वर डेवलप्ड एंड वार सरप्लस केमिकल्स वर कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड्स कॉल्ड केमिकल फर्टिलाइजर। सीड्स पॉपुलरली कॉल्ड ग्रीन रिवोल्यूशन seeds or miracle seeds were developed to consume these synthetic chemical fertilizers। Thus monoculture came into being at the expense of agrobiodiversity and water resource crunch। तो इससे डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंस हुआ, है ना। क्रॉप फेलियर हुआ बहुत जगह पे, क्योंकि नेचुरल स्टेटस ऑफ सॉइल को बदला गया इसलिए, है ना। उसके बाद आते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन becoming a nightmare, yellow nightmare, है ना। ग्रीन रिवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड सम अदर डेवलपिंग कंट्रीज इन द अर्ली 60s टू मीट द फूड डेफिसिट। फूड डेफिसिट, खाने की कमी को ठीक करने के लिए जो है ग्रीन रिवोल्यूशन आया गया था, हरित क्रांति आया था। लेकिन क्या हम इसमें देख रहे हैं कि इससे जो है, इसमें जो प्रोसेस यूज किया गया ग्रीन रिवोल्यूशन में, उससे सॉइल जो है वो ह्यूमस ही लूज कर दिया। मतलब
सॉइल के अंदर जो ह्यूमस होता है, जिससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वही कम होने लगा, क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे जो है सॉइल के जो कंपोनेंट्स वो डैमेज हो रहे थे, सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे वो डैमेज हो रहे थे। फूड चेन और वाटर टेबल आर कॉन्टेमिनेटेड विथ पेस्टिसाइड, तो इससे नुकसान हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन से नुकसान हुआ। विद द ग्रोइंग डिमांड ऑफ फूड, डिमिनिशिंग एरेबल लैंड होल्डिंग एक्सपोजर ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, उसके बाद आते हैं, न्यू टॉपिक है एग्रीकल्चर, अ जर्नी फ्रॉम द नोबलेस्ट प्रोफेशन टू द मोस्ट हजार्डस इंडस्ट्री। ठीक है, तो NIOSH के द्वारा बताया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के द्वारा, कि एग्रीकल्चर जो है वो अब हजारस इंडस्ट्रीज बन गया है। मतलब बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा अब हानिकारक बन गया है। कैसे? फार्मर्स आर एट हाई रिस्क फॉर फटाल एंड नॉन फटाल इंजरीज, वर्क रिलेटेड लंग डिजीज, नॉइज induced hearing loss, skin disease, certain cancers associated with chemical use and prolonged sun exposure. Farming is one of the few industries in which the families are also at risk for injuries, illness and death. In an average year, 516 workers die doing farm work in the US. Of these deaths, 101 are caused by tractor overturns. ट्रैक्टर के पलटने से 101 डेथ कम से कम होता है। Every day, about 253 agricultural workers suffer lost work time injuries, and 5% of these result in permanent impairment. तो मशीनों के बीच रहने से कान खराब हो जाता है, लोगों का कान सुनने में जो है कान जो है खराब हो जाता है। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट डेंजरस इंडस्ट्री फॉर यंग वर्कर्स के लिए तो बहुत ही खतरनाक है। अकाउंटिंग फॉर 42% ऑफ ऑल वर्क रिलेटेड फैटलिटीज ऑफ यंग वर्कर्स इन द US between 1992 to 2000. Unlike other industries, half the young victims in agriculture were under age 15. 15 साल के नीचे के लोग, बच्चे जो हैं उनको एग्रीकल्चर वर्क में लगाया जाता है, और उनको क्या नुकसान होता है बताया गया है कि एग्रीकल्चर वर्क एक्सपोजेज यंग वर्कर्स टू सेफ्टी हजार्ड्स such as machinery, confined spaces, works at elevations and work around livestock. An estimated 1.26 million children and adolescents under 20 years of age resided on farms in 2004, with about 6,99,000 of these youths performing work on the farms. In addition to the youth who lived on farms, a nation of 337,000 children and adolescents were hired to work in the US farms in 2004, and on an average 103 children were killed annually on farms. So much loss is there. So we can see that now how many problems this industrialization had created to modern world. In the next section, we will discuss what is the solution, what is the alternative, and what is the solution of these problems. So thank you very much. Please like, share, and